डियर स्टूडेंट, आज हम फुल टेस्ट 3 डिस्कस करेंगे जूलॉजी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 से। क्वेश्चन नंबर 136 आपको बायोटेक्नोलॉजी से दिया गया है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 में है, इन एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स रिलाइज स्ट्रिक्टली ऑन देयर साइज एज दे आर फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपको एक चीज याद रखना है कि जो डीएनए होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, एंड व्हेनेवर दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा, गलत होगा। बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट किया जाता है जेल में और साइज वाइज उसे सेपरेट किया जाता है, तब डीएनए के जो डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट्स है वो एनोड की तरफ रन करते हैं। तो इसीलिए जब वो एनोड की तरफ रन करते हैं तब जाके जो डाइजेस्टेड पीसेस है, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, और जो बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स है और जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं वो कैथोड या तो वेल की तरफ रह जाते हैं। तो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2 में है, द प्रोसेस इज यूज्ड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन enzyme digestion and the resulting DNA bands can be visualized as bright orange bands by exposing the gel directly to UV radiation। अब एक चीज आपको याद रखना है, what is the significance of gel electrophoresis in recombinant DNA technology। recombinant DNA technology में हम gel electrophoresis का यूज करते हैं। एक तो हम साइज के बेसिस पे जान लेते हैं कि क्या जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने यूज किया है उसने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को काट करके निकाला है कि नहीं, या तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को डाइजेस्ट किया है कि नहीं है। अगर आपको वो जानना है बिफोर फॉर्मिंग द आरडीएनए और द रिकम्बिनेंट डीएनए, जो कि हम वेक्टर को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को ज्वाइन करके बनाते हैं, उससे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम उसे रन करते हैं। तब हमें पता चलता है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सेपरेट हो चुका है, और हमारा जो वेक्टर हम जो यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल से PBR322, वो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के हेल्प से डाइजेस्ट हो चुका है। आफ्टर दैट हमें पता चलेगा कि हम उसे आरडीएनए बनाने के लिए रेडी हो पाया है ये प्रोसेस या नहीं हो पाया है। तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें एक छोटी सी गलती ये है कि जब भी हम डीएनए का डाइजेशन को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तब हम डीएनए बैंड्स को विजुलाइज करने के लिए यूवी रेडिएशन में देखते हैं, जिससे हमें ब्राइट ऑरेंज कलर दिखता है। लेकिन हमें एक चीज हमेशा याद रखना है, इथिडियम ब्रोमाइड अगर हमने डीएनए में नहीं डाला, दैट इज स्टेन डीएनए अगर नहीं है, कभी भी हम उसे यूवी रेडिएशन में विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फंस रहा है किस जगह पे, इसमें आपको देखना है कि द प्रोसेस इज यूज्ड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन एंड द रिजल्टिंग डीएनए। यहाँ पे ध्यान देना, रिजल्टिंग डीएनए बैंड्स, दैट मीन्स ये अनस्टेन्ड मीन कर रहा है, ये जो चीज है अनस्टेन्ड मीन कर रहा है। कैन बी विजुअलाइज लिख दिया डायरेक्टली तो ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसे होता कि आफ्टर द डाइजेशन, आफ्टर नोइंग देयर प्रोग्रेशन विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कि डीएनए हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, फिर अगर हम उसे इथिडियम ब्रोमाइड डाल के फिर उसके बाद अगर हम उसे यूवी रेडिएशन में देखेंगे, तब जाके आपको ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड दिखेगा, तब जाके आपका स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट होता। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया, फॉर फोर्स टू मूव टुवर्ड्स कैथोड ये, और यहाँ पे ये गलत हो गया, जब भी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू डाइजेशन को चेक करते हैं तो डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी इथिडियम ब्रोमाइड और एनीथिंग स्टेन हम क्या उसे विजुलाइज कर सकते हैं यूवी रेडिएशन में? नहीं कर सकते। यूवी रेडिएशन में विजुलाइज करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड के साथ इंटरकलेक्टिंग रिएक्शन होना जरूरी है, तभी जाके वो ब्राइट ऑरेंज कलर देता है। तो इसके लिए 136 में स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम अभी ऑप्शन देखेंगे, इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों गलत हम मार्क करेंगे। तो इसमें आपका 136 में आंसर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट होगा। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 137। क्वेश्चन नंबर 137 में देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंग्विशेस एसेंशियल अमाइनो एसिड फ्रॉम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। हमें ये पता है कि अमाइनो एसिड कैटेगरीज होते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होता है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होता है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकता है अगर हमने एसेंशियल अमाइनो एसिड खाया हो डाइटरी सप्लीमेंट्स के थ्रू। ओके, तो आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी व्हेयरएज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मस्ट बी सप्लाइड थ्रू द डाइट। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन था, आपको इसमें मार्क करना था बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 138।
क्वेश्चन नंबर 138 आपको एक्सक्रीशन से पूछा है, असर्शन रीजन। इसमें आपको पूछा है अबाउट हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस एक ऐसा वो प्रोसीजर है जो हम किडनी मेल फंक्शनिंग में करते हैं। अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो यूरिया कंटेंट ब्लड का हाई हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं यूरेमिया। अगर यूरेमिया हुआ और बहुत दिन तक यूरिया का कंटेंट ब्लड में हाई रहा तो पहला ऑर्गन जो खराब होता है वो किडनी खुद ही खराब होगा, क्योंकि किडनी के मैट्रिक्स में यूरिया स्टोर होता है और इससे किडनी फेलियर हो सकता है। तो हेमोडायलिसिस के थ्रू हम उसी एक्स्ट्रा यूरिया को निकालते हैं और फिर हम जो भी क्लीन ब्लड है उसको बॉडी में बैक कर देते हैं। तो असर्शन में ये पूछा है कि ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस द डायलाइजिंग यूनिट कंटेन्स a coiled cellophane tube surrounded by a fluid having the same composition as blood plasma except for the nitrogenous waste। हमें ये पता है कि जब हम हेमोडायलिसिस करते हैं तब हम सेलोफेन ट्यूब यूज करते हैं। सेलोफेन ट्यूब का जो डिजाइन है वो ब्लड कैपिलरी की तरह है और हाईली परमिएबल है, और डायलाइजिंग सोल्यूशन जो उसके आसपास होता है दिस इज सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा ऑफ ए हेल्दी पर्सन, बट उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, नहीं होना है, 0% होगा, क्योंकि हम पेशेंट का जो ब्लड है जिसमें यूरिया होता है वो उसी जगह से डायलाइजिंग सोल्यूशन से गुजर के जाता है। तो जब यूरिया रहेगा ब्लड में हाई पेशेंट के और वो डायलाइजिंग सोल्यूशन से पास होके जाएगा इनसाइड द सेलोफेन ट्यूब, ठीक है, तब यूरिया जो है सेलोफेन ट्यूब से निकल के डायलाइजिंग सोल्यूशन में गिर जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट या तो असर्शन जो है हमारा करेक्ट है। अब हम देखते हैं क्या रीजन करेक्ट है या नहीं है। पहले रीजन में लिखा है द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलाउइंग नाइट्रोजनस वेस्ट टू बी क्लियर्ड फ्रॉम द ब्लड। हमें ये पता है कि डायलाइजिंग सोल्यूशन में यूरिया नहीं है और सेलोफेन ट्यूब के अंदर पेशेंट का ब्लड है जिसमें यूरिया है। जब वो सेलोफेन ट्यूब जिसका डिजाइन ब्लड कैपिलरी की तरह है डायलाइजिंग सोल्यूशन से गुजर के जाएगा तो ऑब्वियसली आपका जो यूरिया है विद फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, और लोअर कंसंट्रेशन कौन सा है, डायलाइजिंग सोल्यूशन है, तो ऑटोमेटिकली यूरिया जाके डायलाइजिंग सोल्यूशन में गिर जाएगा और जो पेशेंट का ब्लड है वो क्लीन हो जाएगा और हम उसी क्लीन ब्लड को विद एंटी हेपरिन डाल के बॉडी में बैक कर देंगे। ओके, तो इसका मतलब रीजन भी करेक्ट है। ओके, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए आपको इसमें मार्क करना था ए, दैट इज बोथ ए आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 आपको एनिमल किंगडम से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज अ लिविंग फॉसिल बिलोंगिंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, लिम्यूलस, क्योंकि आपको पता है लिम्यूलस किंग क्रैब है और लिविंग फॉसिल हम किसे बोलते हैं जो बहुत दिनों तक नेचर के साथ अपने आप को नहीं बदलता। ओके, दैट मीन्स उसमें इवोल्यूशन नहीं होता, एडाप्टेशन नहीं होता, वो जैसा था वैसा ही रह जाता है। लिम्यूलस आपके बुक में एनिमल किंगडम में है और इवोल्यूशन में जूलॉजी में आपका तुआ तारा है एक डायनासोर वाले चार्ट में, तो वो आपको ध्यान रखना, दोनों ही लिविंग फॉसिल की कैटेगरी में आता है। लेकिन आर्थ्रोपोडा से लिविंग फॉसिल अगर पूछा है वो तो एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आपको मार्क करना था लिम्यूलस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। व्हाट मस्ट बी डन इमीडिएटली आफ्टर एन RH नेगेटिव मदर गिव्स बर्थ टू हर फर्स्ट RH पॉजिटिव बेबी टू प्रोटेक्ट हर फ्यूचर बेबीज। हमें ये पता है कि RH नेगेटिव मदर अगर है और RH पॉजिटिव फीटस अगर ग्रो हो रहा है फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, बिकॉज प्लेसेंटा will not allow the RBC containing the RH factor to pass out towards the मदर्स बॉडी, कि हमें पता है कि प्लेसेंटा से सेल क्रॉस नहीं कर सकता, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ड्यूरिंग पर्चुरेशन RH पॉजिटिव ब्लड जो है फीटस का वो मदर के ब्लड में एंटर कर सकता है और उसके कारण एंटीबॉडी बन सकता है जो आगे के सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ अ फर्स्ट चाइल्ड इमीडिएटली आफ्टर द पर्चुरेशन मदर को एंटी RH एंटीबॉडी देना होगा जो कि फीटल RBC कंटेनिंग द RH फैक्टर उसे वो न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर वो न्यूट्रलाइज हो गया और मदर के बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं कर पाया देन ऑटोमेटिकली सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके लिए इसमें आपको मार्क करना था C, दैट इज गिव द मदर एंटी RH एंटीबॉडी एंड दिस इज अ स्टेप नोन एज न्यूट्रलाइजेशन एंड ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैटेगरी कम्स अंडर पैसिव इम्यूनाइजेशन। वो आपको याद रखना है कि दोनों चैप्टर से लिंक कर रहा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141।
क्वेश्चन नंबर 141 आपको फ्रॉग से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ फीचर्स इज प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग्स बट एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स। हमें ये पता है कि मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को हम एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से ही डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं। एक्सटर्नली है वोकल सैक और कॉपलेटरी पैड जो कि फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब में डेवलप होता है। तो इसमें देखते हैं क्या है आंसर। इसमें आंसर वही है सी, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स एंड कॉपलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, जो कि मेल फ्रॉग में है और फीमेल फ्रॉग में ये एब्सेंट है, जिसे हम देख के मेल और फीमेल को एक्सटर्नली डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट्स बिटवीन कॉन्डम्स एंड डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्स, जो कि वेरिएंट मेथड में है। तो हमें पता है कि कॉन्डम रियूजेबल नहीं है और डायफ्राम वोल्स और सर्वाइकल कैप रियूजेबल है। इसके केस में एक चीज और याद रखना है, इन केस ऑफ कॉन्डम मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ डायफ्राम वोल्स एंड सर्वाइकल कैप फीमेल यूज करते हैं और एसटीडी से प्रोटेक्ट हमें कॉन्डम करता है। तो इन दिस बेसिस आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट करेक्ट आ रहा है। तो इसमें सी आपको आंसर मार्क करना है। सी, condoms are disposable and provide protection against STIs, whereas diaphragm and cervical caps are reusable and do not protect against STIs. This is the best difference between these two. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 में। Question number 143, which part of central nervous system is responsible for receiving and integrating visual, tactile and auditory inputs? इसमें आपको मिड ब्रेन मार्क करना था क्योंकि आपके समरी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के समरी में ये पॉइंट मेंशन है, आप वो देख लेना। समरी भी आपको रीडिंग करके रखना है एग्जाम से पहले क्योंकि वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से पूछा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ वेरियस हार्मोन्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है, द एड्रिनल मेड्यूला सिक्रीट्स एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि सिनर्जिस्टिक है, फंक्शन सेम है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग अलर्टनेस, पिपुलरी डायलेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन। हमें ये पता है कि जो एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स होते हैं कैटेकोलामाइंस, जिसे हम एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या तो एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन बोलते हैं, उनका सिमिलर फंक्शन होता है और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स इसके अगेंस्ट में लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट नंबर 1 को करेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 1 आपका करेक्ट आ रहा है। स्टेटमेंट नंबर 2 में है, ग्लूकागॉन एक्ट्स टू स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस लीडिंग टू द स्टेट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। यहाँ पे गलत हो रहा है बिकॉज ग्लाइकोजन हमेशा शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ाता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। स्टेटमेंट नंबर 3 में है, एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट सिक्रीट्स एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर व्हिच कॉजेज अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। हमें पता है एट्रियल का मतलब होता है एट्रियम जो कि हार्ट के वॉल में है, नाइट्रिक का मतलब होता है सोडियम और साथ ही साथ फैक्टर दैट मीन्स वर्किंग लाइक हार्मोन। तो ऑटोमेटिकली एएनएफ का काम होता है जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, उनका काम होता है कि जो सोडियम एक्सेस हो गया ब्लड में बिकॉज ऑफ रास मैकेनिज्म कंटिन्यूएशन, उस सोडियम को यूरिन के थ्रू निकालना। दैट मीन्स एएनएफ ट्रिगर होता है जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसका फीचर है ब्लड प्रेशर को सप्रेस करने का, दैट मीन्स नॉर्मल करने का, उसे रिस्टोर करने का इन ऑप्टिमल कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 4, एरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दैट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। हमें ये पता है कि एरिथ्रोपोइसिस जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ एरिथ्रोपोइटिन ये सिक्रीट करता है किडनी, नॉट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट इसे सिक्रीट नहीं करता, किडनी करता है और जेजी सेल्स का किडनी एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करता है जिससे कि बोन मैरो में जो भी आरबीसी मैच्योर है वो जल्दी से मैचुरेशन करके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाए। तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे जीआई ट्रैक्ट लिखा है। तो आपको क्या मार्क करना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव वर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट में आ रहा है आपका स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 जो कि आपको सी यहाँ पे मार्क करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 आपको कॉकरोच से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द कॉकरोच इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आंसर इसमें होगा बी, स्पर्मेथिका इज अ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन मेल। स्पर्मेथिका इज अ पाउच जो स्पर्म को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोफोर और ये फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता, तो ये इसलिए गलत है। एनाल स्टाइल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए हेल्पफुल है बिकॉज वो मेल और फीमेल कॉकरोच को डिस्टिंक्ट बनाता है। एनाल स्टाइल को हम
कॉर्डल स्टाइल बोलते हैं, जो कि मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता। नेक्स्ट है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हेमोलिम्फ। तो ये हमें पता है कि जो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करते हैं हेमोलिम्फ से और उसे यूरिक एसिड बना के सिस्टम से बाहर करते हैं। नेक्स्ट है इसमें सुप्राओसिफेजियल गैंग्लिया, जो कि ब्रेन बोलते हैं हम, ब्रेन रिंग है इसका, सप्लाई नर्व्स टू एंटीनी एंड कंपाउंड आई, जो कि मेल फीमेल दोनों में है, सी भी मेल फीमेल दोनों में है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें हमें बस मार्क करना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द कॉकरोच इज इनकरेक्टली पेयर्ड। इसमें बी होगा क्योंकि मेल के जगह अगर यहाँ पे फीमेल होता, स्पर्मेथिका इज अ पाउच विच स्टोर स्पर्मेटोफोर, बट ये फीमेल में है, मेल में नहीं है, वो ध्यान रखना था। 145 में आंसर बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 आपको बायोमोलिक्यूल से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोफैक्टर NAD इज करेक्ट। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एक कोएंजाइम है जो कि कोफैक्टर का एक टाइप है, उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विटामिन, मेनली विटामिन इसमें B3 है, दैट इज नियासिन या तो निकोटिनिक एसिड। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिया है, आपको बताना है इसमें करेक्ट कौन सा NAD के अगेंस्ट में। फर्स्ट है इट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये प्रोस्थेटिक नहीं होगा क्योंकि एक कोएंजाइम है और कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि ये टाइटली बाउंड नहीं रहता, ये लूजली बाउंड होगा, तो ये निकल गया। इट इज अ मेटल आयन, नहीं, मेटल आयन इज इनऑर्गेनिक, NAD इज ऑर्गेनिक, ये नहीं होगा। इट एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट एंड यूजुअली ऑकर्स ड्यूरिंग कैटालिसिस, यस, बिकॉज कोएंजाइम जो होते हैं उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर तो विटामिन है, साथ ही साथ वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और टाइटली अटैच नहीं है। टाइटली अटैच वाला जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या तो कोई भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मेनली हमारी बुक में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही लिखा है प्रोस्थेटिक ग्रुप के अगेंस्ट में, प्रोस्थेटिक का मतलब होता है टाइटली। NAD यहाँ पे कोएंजाइम के बेसिस पे हमारी बुक के हिसाब से उसे हमें पकड़ना पड़ेगा लूजली अटैच, तो इसीलिए इसमें आंसर आपको सी मार्क करना था। डी है इट कंटेन्स विटामिन, राइबोफ्लेविन नहीं होगा, विटामिन नियासिन है, दैट इज विटामिन B3। अगर यहाँ पे नियासिन होता तो ये करेक्ट होता, ओके, या तो निकोटिनिक एसिड, दैट इज विटामिन B3। तो आपको इसमें मार्क करना था सी, ओके। और भी पॉइंट्स इसमें है वो आप सोच के रखोगे कि एपोएंजाइम क्या है। एपोएंजाइम प्रोटीनस पार्ट है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीनस पार्ट है, उसमें अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लूजली अटैच है तो वो हो गया NAD का एग्जांपल हमारी बुक में है। अगर टाइटली अटैच है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। मेटल आयंस होते हैं जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ भी और एंजाइम के साथ भी। तो वो चैप्टर में बायोमोलिक्यूल का जो कोफैक्टर वाला पोर्शन है इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप हमेशा अच्छे से रिवाइज करके ही एग्जाम दोगे, अपकमिंग मॉक टेस्ट में भी या तो नीट फाइनल में भी, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से पूछा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। PCR इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। हमें ये पता है कि PCR एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA करता है और बहुत ही जल्दी हम वायरल लोडिंग को, कम वायरल लोडिंग को भी जल्दी पकड़ के हम एड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब HIV वायरस जो है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिलिमिनरी डायग्नोस्टिक मेथड है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट, ए करेक्ट है। अब बी देखते हैं क्या है। PCR is being used to detect mutations in gene in suspected cancer patient. Same thing, PCR एक ऐसा टेक्निक है जो टाइनी से टाइनी, छोटे से छोटे DNA मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सेरम में, उसे भी वो डिटेक्ट करके एम्पलीफाई कर देता है और इजीली फिर हम म्यूटेशन स्टडीज कर सकते हैं। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में है एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एलाइजा एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज एज अ की रिएजेंट यूज करते हैं, उसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी को इंटरेक्ट कराते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ द की रिएजेंट कलर रिएक्शन शो करता है। अगर हमने मान लो कि कोई एंटीजन को कलेक्ट किया, उसे लैब में स्टडी किया, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाया, इन फ्यूचर अगर वो एंटीजन जिस बीमारी से रिलेटेड था वैसे ही एंटीजन्स और हमारे पास आए तो हम जो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज है लैब में, उससे हमने उसे रिएक्ट कराया और कलर रिएक्शन शो किया, दैट मीन्स द पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज। तो एलाइजा हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि कैसे एक एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्ट करके कलर रिएक्शन शो करके हमें एक पर्टिकुलर डिजीज का पता बता देता है या तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करने में बहुत इजीली हेल्प करता है। तो सी भी करेक्ट है। अब हम देखते हैं डी में क्या है। डी गलत क्यों है? क्योंकि इसमें आंसर आपका डी ही आ रहा है। एलाइजा डज नॉट डिटेक्ट एंटीबॉडीज एंड कैन डिटेक्ट ओनली एंटीजेंस। इसमें डाउट आ सकता है। आप एनसीईआरटी के बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में एलाइजा जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना। एलाइजा में लिखा है एंटीजन को कलेक्ट कर सकते हैं और जो एंटीबॉडीज है, जो लैब में बने हुए एंटीबॉडीज है विद पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में जो बना हुआ है, उससे हम रिएक्ट करके कलर रिएक्शन शो कर सकते हैं। कि हमें सबको पता है कि एलाइजा
इज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। बट अनदर पॉइंट इज देयर, अगर कोई इंसान से हमने बीमारी के बाद उसके ब्लड सेरम को कलेक्ट किया और उसमें जो एंटीबॉडी हमने कल मिला, मान लो कि एक वायरस एंटर हुआ, मान लो से फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस, वो एंटर हुआ, वो इंसान बीमार पड़ा और फिर कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गया, ठीक है, 21 डेज के बाद। अब हमने सेरम आफ्टर 21 डेज कलेक्ट किया, तब तो आपको वो एंटीजन या वायरस पार्टिकल नहीं भी मिल सकता है, लेकिन उससे बना हुआ जो एंटीबॉडी है, क्यों हमारा बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा ही, तो एंटीबॉडी कुछ बनाएगा ही, वो एंटीबॉडी अगर आपको मिल गया तो वो एंटीबॉडी आपको एंटीजन की तरह एक्ट करेगा, तब भी हम उसे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन बोलेंगे। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो हमने पेशेंट की ब्लड से कलेक्ट किया आफ्टर रिकवरी, तो वो भी हमें हेल्प कर रहा है टू नो कि वो उस पर्सन में वो बीमारी हुई थी या नहीं हुई थी। दैट मीन्स दिस एलाइजा इज ऑल्सो हेल्प टू डायग्नोसिस ऑफ सच काइंड ऑफ डिजीज ऑल्सो, या क्योर के बाद भी हम उसे स्टडी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो एंटीबॉडी पार्टिकल है जो जनरेट हुआ था इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू, वो भी एक एंटीजन का काम करेगा और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो लैब है उससे इंटरेक्ट करने के बाद कलर रिएक्शन शो करेगा। दैट मीन्स एलाइजा डज नॉट डिटेक्ट, गलत हो गया, कैन डिटेक्ट एंटीबॉडीज also and can detect एंटीजन ऑल्सो, डिटेक्ट एंटीबॉडी एज वेल एज एंटीजन। तो ये एंटीबॉडी जो पेशेंट के ब्लड से हमने कलेक्ट किया आफ्टर रिकवरी, मैं समझाने के लिए बोल रही इजीली, आफ्टर रिकवरी, तो वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल भी हमारा एंटीजन का ही काम करेगा। लेकिन हमेशा एक चीज प्लीज याद रखना कि एलाइजा इज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और इसीलिए कभी भी वो आए तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन ही आपको मार्क करना है। बाद में आप पढ़ोगे यहाँ पे एलाइजा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ओके, तो वो आप बाद में पढ़ोगे। बुक के हिसाब से आपको 2-3 जो लिखा है वही अच्छे से आप पढ़ो, जिससे कि उसमें कोई अगर मोटिफिकेशन आए तो आप उसी से पूछेंगे, आप समझ जाओगे। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 आपको पूछा गया है इससे बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्लाज्मिड डीएनए? इट हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। हमें ये पता है चाहे वो बैक्टीरियोफाज हो चाहे वो प्लाज्मिड हो, इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए है, वो रेप्लिकेट कर सकता है क्योंकि वो अपना रेप्लिकेशन खुद इनिशिएट कर सकता है। लेटर ऑन उसे डीएनए पॉलीमरेज का हेल्प चाहिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम का, उसका होस्ट भी चाहिए, क्योंकि वो प्लाज्मिड को अकेले कहीं पे रख के विदाउट द होस्ट आप उसे कल्चर नहीं कर सकते। बट इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि वो अपना इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन खुद ही स्टार्ट कर सकता है, इनिशिएशन प्रोसेस, क्योंकि उसमें ऑरिजिन है प्लाज्मिड के केस में। नेक्स्ट है इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। हमें पता है कि प्लाज्मिड एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर ही प्रेजेंट होता है और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ये भी करेक्ट है। नंबर सी, इट कन्फर्स यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स लाइक रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स टू सच बैक्टीरिया। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी शो कर सकता है अगर वो मॉडिफाइड वर्जन है, जैसे PBR322, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल के हम जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें लाइगेट करके ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया को बैक्टीरियल प्लेट से निकाल सकते हैं। सो इन दैट वे ये करेक्ट है, सी। ओके, नंबर डी, इट कैरीज जीन एसेंशियल फॉर वाइटल एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन एंड सेल डिवीजन। ये गलत होगा क्योंकि ये रेस्पिरेशन हो या कोई भी एसेंशियल वाइटल एक्टिविटीज है बैक्टीरिया में भी, वो मेन क्रोमोसोम का होता है। प्लाज्मिड ऐसे फंक्शंस नहीं करते हैं। ओके, प्लाज्मिड ऐसे फंक्शंस नहीं करते, वो ध्यान रखना है, इसीलिए इसमें आंसर आपको डी मार्क करना था। आपको मैं एक सलाह देना चाहती हूँ कि प्लाज्मिड से रिलेटेड चाहे बॉटनी जूलॉजी किसी भी पोर्शन में आपको कोई भी पॉइंट मिले, उसे एक बार एक जगह पे लिख के आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 आपको इवोल्यूशन से पूछा है। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस डील्स विद द फॉसिल्स दैट आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक्स। हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम इवोल्यूशनरी स्टडीज करते हैं, एविडेंस होता है फेम, दैट इज फॉसिल, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस और फॉसिल्स का, जो कि हम सेडिमेंटरी रॉक्स में ही हमें ज्यादा इंप्रेशन या कोई भी मोल्ड्स, कास्ट, ये सब चीज मिलता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में है कार्ल हांस वॉन वेयर सेड द एम्ब्रायोस पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ द अदर एनिमल्स। ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज कार्ल हांस वॉन वेयर ने कहा था कि एम्ब्रायोस नेवर पासेस थ्रू द एडल्ट स्टेजेस, और उन्होंने डिसअप्रूव्ड किया था आंस हेकेल का बायोजेनेटिक लॉ।
ओके तो ये स्टेटमेंट गलत है। होमोलॉजी थर्ड ऑप्शन में है, होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन व्हेयरएज एनालॉजी इज बेस्ड ऑन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हमें पता है कि होमोलॉजी ओरिजिन सेम रहता है उसमें, और फंक्शनल एडाप्टिव फीचर्स एनिमल्स में सेम रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। ओके तो ये दैट मीन्स इज एन इंडिकेशन ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालॉजी है, बिकॉज एनालॉजी में हम ओरिजिन सेम नहीं होता, लेकिन उसका जो फंक्शनल एडाप्टिव फीचर है वो सेम रहता है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 2 गलत है, 3 करेक्ट है। 4th, the thorn and tendrils of Bougainvillea and cucurbita represent homology and sweet potato and potato represent analogy। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। 5 number, in industrial melanism the dark melanic form was repeatedly wiped out but arose again and again by recurring mutation। no, कोई भी स्पीसीज, हमारे बुक के हिसाब से बता रही हूँ, कोई भी स्पीसीज चाहे वो वाइट था चाहे वो ब्लैक था, कोई भी वाइप्ड आउट नहीं हुआ, बस उसने अपना जगह बदला। पहले वाइट ज़्यादा थे फिर ब्लैक ज़्यादा हुए बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस। ओके तो इसीलिए यहाँ पे वाइप्ड आउट स्टेटमेंट के लिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आपको यहाँ पे 5 गलत पकड़ना है। तो चलो मार्क देखते हैं क्या मार्क करना था। करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला वाला करेक्ट है, सेकंड गलत है क्योंकि उन्होंने डिसअप्रूव किया, तो उन्होंने कहा था एम्ब्रायोस नेवर पासेस थ्रू द एडल्ट स्टेजेस। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये गलत हो गया वाइप्ड के लिए, और यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि इन्होंने डिसअप्रूव किया था एम्ब्रायोस नेवर पासेस थ्रू, तो इन्होंने बोला एम्ब्रायोस पास, तो इसलिए ये गलत है। ओके तो इसमें आपको स्टेटमेंट नंबर ए मार्क करना था 1, 3 एंड 4, क्योंकि इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सा है ये पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 आपको बायोमोलिकुल से पूछा है। स्टेटमेंट 1 में है न्यूक्लिक एसिड along with polysaccharide and polypeptides comprises the true macromolecular fraction of any living tissue and are found in the acid insoluble fraction। हमें पता है कि एसिड insoluble fraction जो कि retentive fraction है उसमें 4 मॉलिक्यूल मिलते हैं, जैसे एक लिपिड, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड, और साथ ही साथ आपको उसमें मिलता है प्रोटीन। बट लिपिड एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं मिलके एसिड इनसॉल्युबल पूल में इसलिए मिलता है क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन से ब्रेक होके वेसिकल्स बन के नीचे आता है। बट 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स ट्रू होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें 3 हमारे ट्रू बायोमैक्रोमोलिक्यूल है कि उनका साइज 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है एसिड इनसॉल्युबल पूल में, इसीलिए वो है, और साथ ही साथ वो पॉलीमरिक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 में है इन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एडेनाइन एंड गुआनाइन एक्ट्स एज सब्स्टिट्यूटेड pyrimidine। ये बहुत इजी क्वेश्चन था कि हमें पता है कि pyrimidine, एडेनाइन और गुआनाइन नहीं है, ये प्यूरिन होगा, एंड जस्ट अपोजिट यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमिन के यहाँ पे pyrimidine होगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। तो आपको इसमें मार्क करना था स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 आपको पूछा गया है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से, एंड्रोजन्स इन्फ्लुएंस लिबिडो बाय एक्टिंग ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। हमें पता है कि टेस्टोस्टेरोन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एकदम उसमें देखना, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन के लास्ट पार्ट में आप देखना टेस्टिस में मेंशन है लिबिडो इज अ सेक्सुअल बिहेवियर इन मेल। तो उसे जब एंड्रोजन कंट्रोल करता है तो वो कौन से पोर्शन को जाके स्टिमुलेट करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको आपको मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 आपको पूछा गया है फ्रॉग से। असर्शन में है द क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर इन फ्रॉग्स दैट रिसीव फीकल मैटर, यूरिन एंड गैमेट्स। रीजन में है द क्लोएका ओपन्स टू द एक्सटीरियर एक्सक्लूसिवली फॉर द रिलीज ऑफ रिप्रोडक्टिव गैमेट्स। ये आपको देख के पता होना चाहिए कि इसमें असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है, बिकॉज असर्शन में लिखा है कि क्लोएका एक ऐसा अपर्चर है फ्रॉग में जिससे कि गैमेट रिलीज होता है, साथ ही साथ वहां से यूरिन या फीकल मैटर भी रिलीज होता है। क्लोएका टर्म हम एनिमल में तभी यूज करते हैं अगर लास्ट एपर्चर का 3 या तो एक से ज्यादा फंक्शन हो। अगर किसी का एक ही फंक्शन है दैट इज रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, तब उसे हम एनस करके बताते हैं। ओके अगर क्लोएका है तो हमें समझ जाना चाहिए उसका फंक्शन बहुत ज्यादा है। इट मे बी गैमेट रिलीज, यूरिन रिलीज, फीकल मैटर, रेस्पिरेशन और कुछ और फंक्शन। फ्रॉग के केस में 3 फंक्शन है, फीकल मैटर, यूरिन और साथ ही साथ गैमेट रिलीज। उसमें रेस्पिरेशन नहीं होगा, टर्टल में रेस्पिरेशन होता है। सेकंड है रीजन कि वो सिर्फ गैमेट रिलीज करता है, तो ऑटोमेटिकली ये गलत हो गया कि पहले असर्शन में लिखा हुआ है कि वो 3 चीज रिलीज करता है, तो रीजन इसमें फॉल्स आ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था फ्रॉग से। क्वेश्चन नंबर डी आपको ऑप्शन नंबर डी आपको मार्क करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 153।
क्वेश्चन नंबर 153 आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से पूछा है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. द एंजाइम आइसोलेटेड in 1963 that restricted the growth of bacteriophage in Escherichia coli was by adding methyl groups to DNA was called restriction endonuclease. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें पता है कि जब बैक्टीरिया एस्चेरिशिया कोलाई में स्टडी किया गया था, देखा गया था कि एक बैक्टीरियोफाज ने अपना डीएनए डाला, तब उसमें एक मेन क्रोमोसोम था जिसमें मिथाइल ग्रुप ऐड किया है मिथाइलेज ने, और एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जिसने वायरल डीएनए को क्लीव किया. इसको हमने कहा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और जिसने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड किया था मेन क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड किया था, उसे हमने कहा था एक्सट्रैक्ट करके मिथाइलेज. तो पहले मिथाइलेज मिला, उसके बाद पता चला उसमें और एक एंजाइम है जो वायरल डीएनए को क्लीव करता है 1963 में. तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत आ रहा है. नेक्स्ट है द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड वाज HIN2 व्हिच रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, जो कि 5 इयर्स बाद आइसोलेट हुआ था कि इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GTC GAC है. ये थोड़ा सा देख सकते हो. और HIN2 फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था जो कि ब्लड टेंट प्रोड्यूस करता है. ओके, ये एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स थे तो ये करेक्ट है. नंबर सी, करेंटली मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया. तो ये करेक्ट है. In the naming convention of this enzyme, the first letter comes from the genus and the next 2 letters comes from the species of the prokaryotic cells. तो ये भी करेक्ट है कि हमें पता है सपोज EcoR1, इसमें E stand for the genus Escherichia and CO stand for the species, that is coli. लास्ट वाला है the enzyme EcoR1, the letter R is derived from the name of bacterial species. No, ये R मीन कर रहा है यहाँ पे strain, तो ये ऑटोमेटिकली ये गलत आ जा रहा है. तो आपको यहाँ पे मार्क करना था कौन सा ऑप्शन इसमें अप्रोप्रिएट है. B, C and D ओनली आर करेक्ट, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे B करेक्ट आ रहा है, C करेक्ट आ रहा है, D. पहला वाला गलत क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कहा कि मिथाइल ग्रुप जिसने ऐड किया था वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो कि नहीं है. और लास्ट में आपका गलत आ रहा था कि R स्टैंड फॉर स्पेसीज. नो, R स्टैंड फॉर स्ट्रेन, इसलिए गलत आ रहा है. तो इसमें आपको मार्क करना था A, दैट इज B, C, D ओनली करेक्ट. ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 154. क्वेश्चन नंबर 154 आपको पूछा है माइक्रोब से. What exactly does the BOD, that is biochemical oxygen demand test, measure in a sample of water? The first option is the rate of oxygen production by aquatic plants. No. The total amount of inorganic dissolved solid, ये भी नहीं है. The rate of uptake of oxygen by microorganism, क्योंकि BOD का डायरेक्ट मेजर है rate of uptake of oxygen by microorganism, और इनडायरेक्ट मेजर है the amount of organic matter present in the water. तो इसमें आपको C मार्क करना था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 155. क्वेश्चन नंबर 155 आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा है. असर्शन में है ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉइडल पिल्स स्टॉप्ड आफ्टर 21 डेज ऑफ कंटिन्यूअस डेली यूज. स्टेरॉइडल पिल्स में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन, जो कि कंटिन्यूअसली स्टार्ट करना है मेंस्ट्रुएशन से, जिसे हम ब्लीडिंग फेज बोलते हैं. 21 डेज तक लेना है, फिर स्टॉप करना है 7 डेज के लिए, क्योंकि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन कोई ले रहा है ऑटोमेटिकली उसका साइड इफेक्ट होता है एंडोमेट्रियम का बनने का, और ओव्यूलेशन रुक जाता है क्योंकि बॉडी को हम ल्यूटल फेज जैसा बना देते हैं. तो रीजन इसमें लिखा है a gap of 7 days is required to allow menstruation to occur before starting the next cycle of pills. तो इसमें assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है assertion को, इसीलिए इसमें आपको मार्क करना था A. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 156. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सिम्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्केरियासिस, जो कि आपको पूछा है ह्यूमन तल्तन डिजीज में. तो इसमें डायरेक्टली आप देखना एनसीईआरटी में ये मेंशन है इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज. ये जो फर्स्ट पॉइंट है ऐसे पढ़ के रखना आप, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, हाई फीवर, सीवियर हेडेक एंड कॉन्स्टिपेशन, ऐसा कुछ भी है. इसमें जो ये लाइन है इंटेस्टाइनल परफोरेशन और ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ये सब ऑप्शन का. तो ये टाइफाइड का था, और यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग है या तो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज है, तब ये एस्केरियासिस है. तो इसे डिमार्केट या उसको सेपरेट करके एक बार देख के रखना, जो सिमिलर पॉइंट्स है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीजेस, जो कि बुक में ज़्यादा नहीं है. एस्केरियासिस, फिर उसका निमोनिया का है, तो 4-5 है, उसको सेपरेट करके आप उसके फीचर्स लिख के याद करके रखना. ओके, तो चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 157. क्वेश्चन नंबर 157 भी ड्रग्स एंड अल्कोहल से, ह्यूमन तल्तन डिजीज. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट ड्रग्स क्लासिफाइड एज स्टिमुलेंट्स. तो इसमें आपको आंसर मार्क करना था कोकेन, एम्फेटामाइन एंड निकोटीन. मॉर्फिन आपका सिडेटिव है,
हेरोइन इसी से डिराइव होता है, सीडेटिव, ये भी सीडेटिव है, नार्कोटिक्स। बार्बिट्यूरेट और बेंजोडाइजेपिन ये दोनों हैं आपके डिप्रेसेंट या सीडेटिव भी बोल सकते हो। LSD है हेलुसिनोजन, इधर मैरिजुआना, हशीश और स्मैक, इसमें से ये दोनों है स्टिमुलेंट और ये है आपका डिप्रेसेंट या सीडेटिव बोल सकते हो। तो मेनली अगर आप देखो ये सीडेटिव में आ रहा है, LSD हेलुसिनोजेंस में आ रहा है, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन नार्कोटिक्स में दैट इज डिप्रेसेंट में आ रहा है और स्मैक भी इसी कैटेगरी में आ रहा है। तो एक बार अगर ऐसे लिख के रख सकते हो, ये सब डिप्रेसेंट में है, सब LSD हेलुसिनोजन में है, ये दोनों सीडेटिव में है, ये पूरा का पूरा स्टिमुलेंट में है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया। स्मैक आपका डिप्रेसेंट में आ जा रहा है, नार्कोटिक डिप्रेसेंट, ये कैटेगरीज याद कर लेना, और ये दोनों आ रहा है स्टिमुलेंट में। तो इसमें सबसे करेक्ट सेट है आपका सी, इसलिए आपको सी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 ECG से, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं टी वेव को लेके, इसलिए ये डाला गया है। इन अ स्टैंडर्ड ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द फीचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टी वेव? इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया? नो। इट रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू ए नॉर्मल स्टेट, जिसे हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, हमेशा याद रखना एक्शन पोटेंशियल में डिपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दोनों है। जब भी वेंट्रिकल एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में एंटर होने वाला है, उसी को हम टी वेव बोलते हैं। एंड आफ्टर टी होता है कि एंड ऑफ सिस्टोल, दैट मींस वेंट्रिकल अभी या तो ऑरिकल दोनों ही अभी जॉइंट डायस्टोल स्टेट में है, दैट इज T2P वाला जो पार्ट है। ओके, तो इसलिए आपको इसमें बी मार्क करना था। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। इट मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज द एंड ऑफ टी वेव। यहाँ पे पूछा सिग्निफिकेंस ऑफ टी वेव, एंड ऑफ टी वेव होता तो ये करेक्ट होता। ओके, एंड ऑफ टी वेव इज एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब टी वेव है, इसका मतलब अभी भी वेंट्रिकल सिस्टोल में है, वेंट्रिकल अभी भी सिस्टोल में है, अभी सिस्टोल खत्म होने वाला है, खत्म हुआ नहीं है। और टी वेव जब खत्म हो गया तब हम बोलेंगे वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म हो चुका है, वो ध्यान रखना है। ओके, दैट मीन्स ये हमें सिग्निफाई कर रहा है रीपोलराइजेशन वेव, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वो ध्यान रखना, नंबर बी का मैंने कहा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 आपको एक्सक्रीशन चैप्टर से पूछा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट एंड सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। करेक्ट है, हमेशा याद रखना सिग्निफिकेंट वाटर, नॉट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तब वो गलत होता है। ओके, पुरानी बुक में 200 ml पर मिनट नहीं था, वहां पे CO2 रिमूवल लिखा था 18 लीटर पर डे, पुरानी रेफरेंस से बोल रही हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट है द लीवर सिक्रीट्स सब्सटेंसेस लाइक bilirubin, cholesterol and degraded steroid hormones which ultimately pass out with digestive waste. ये करेक्ट है। Sweat is a watery fluid containing NaCl, small amount of urea and sterols. इसमें sterols गलत है क्योंकि इसमें ग्लूकोज होता, सॉल्ट है, यूरिया है, लैक्टिक एसिड है, करेक्ट है। sterols is a part of sebum, इस sebum से रिलेट होता है, तो इसमें आपको पूछा गया है इनकरेक्ट, इसीलिए आपको सी मार्क करना था। Sebaceous gland eliminates certain substances like hydrocarbon, waxes और sterols through sebum, तो इसलिए ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये गलत हो गया बस स्टेरॉल्स के लिए। यहाँ पे अगर लैक्टिक एसिड होता, शुगर होता, तो शुगर या तो ग्लूकोज लिखा होता तो करेक्ट होता। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 160, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एकाइनोडर्मेटा? एप्लाइसिया, क्योंकि सी हेयर है और ये मलास्का है। एंटीडॉन सी लिली है, एस्टेरिया सी, स्टारफिश है, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार है, A, B, D सब एकाइनोडर्मेटा है। 161 आपको पूछा गया है फ्रॉम केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ पैराफोलिकुलर सेल्स इन द थायराइड ग्लैंड? हमें ये पता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड को अगर अब तुम देखोगे तब तुम्हें ये बटरफ्लाई शेपेड दिखेगा, जो कि कनेक्टेड है विद अ कनेक्टिव फ्लैप दैट इज इस्थमस। अगर काटोगे तो अंदर तुम्हें फॉलिकल्स मिलेंगे, ओके, जो कि सस्पेंडेड है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा जो कि फाइब्रस उसका बेस है, कोलाजन फाइबर का बना हुआ है, जस्ट लाइक ओवरी। ओके, तो आपको एक चीज याद रखना है, जो फॉलिकुलर सेल्स है ये सीक्रेट करता है T3 T4, दिस आर फॉलिकुलर सेल्स, दिस आर फॉलिक्यूलर सेल्स, और फॉलिकुलर सेल्स T3 प्लस T4 सीक्रेट करता है आइडोथायरोनिन। इन दोनों के बीच में छोटे छोटे सी शेपर सेल्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, जो सीक्रेट करता है TCT।
TCT थायरोकैल्सिटोनिन है, उसका नेचर है प्रोटीनस, और T3T4 है आइडोथायरोनिन। T3T4 आइडोथायरोनिन है और उसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ कोई रोल नहीं है, वो ध्यान रखना। और यहाँ पे जो फॉलिकल सस्पेंडेड है, जो आउटर एरिया है, दिस इज टर्म्ड एज स्ट्रोमा, दिस कोलाजन फाइबर या तो फाइब्रस बेस आप बोल सकते हैं, जो कि कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं करता। तो इसमें हम देखते हैं क्या आपको मार्क करना था, इसमें मार्क करना था आपको सी, द सीक्रेटेड प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन व्हिच रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल। T3T4 इज नॉट लिंक्ड विद कैल्शियम लेवल मेंटेनेंस और एनी रेगुलेशन, बिकॉज उनका काम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या तो लिपिड या इस सब का मेटाबॉलिज्म देखना, इनडायरेक्ट वे में मेंस्ट्रुअल साइकिल को वो करना, फीटस में सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के ग्रो करने को सपोर्ट करना, और इट्स नॉट लिंक्ड विद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वाले आपके पैराथॉर्मोन TCT है, और इधर कैल्सिट्रियोल है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, किडनी का एक नेचुरल विटामिन डी का फॉर्म है। ओके, तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वाले 3 हार्मोन है, बुक में 2 है, पैराथॉर्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन, और कैल्सिट्रियोल ये भी ध्यान रख लेना जो कि किडनी रिलीज करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 आपको पूछा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हमें ये पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जब भी मेल में स्टार्ट होता है, हाइपोथैलेमस के एक हार्मोन के लिए ही इनिशिएट होता है, दैट इज गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है बी, द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट्स एट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप तुरंत ही शायद पकड़ लिए होंगे, इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं होगा, इसमें होगा एंटीरियर पिट्यूटरी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर आपको बी मार्क करना है क्योंकि इसमें आपको इनकरेक्ट पूछा। दूसरा ऑप्शन है सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाय कॉर्पस ल्यूटेम स्टिमुलेटेड बाय LH। हमें ये पता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा के ओव्यूलेशन भी कराता है, साथ ही साथ उसे रप्चर ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटेम बना के फिर उससे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट भी कराता है, और साथ ही साथ ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन भी कराता है। ओके, तो ये भी करेक्ट है। एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेजेस। हमें ये भी पता है कि जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, उससे फॉलिकल्स जो होते हैं आगे चल के रप्चर होते हैं बिकॉज ऑफ LH सर्ज, और साथ ही साथ एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन भी होता है प्रोलिफरेटिव फेज में। तो डी भी करेक्ट है, तो इसमें बी इनकरेक्ट था, आपको यहाँ पे बी मार्क करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 में इन एन ELISA test, that is enzyme linked immunosorbent assay, it is specified that the antigen detected during an infection could be which of the following। तो डिटेक्ट हम करते हैं जनरली प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, उसे हम डिटेक्ट करते हैं और फिर हम जानते हैं कि वो कलर रिएक्शन शो कर रहा है तो वो पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है। ओके, तो ELISA का हमने पहले भी बात किया था। अब हम देखेंगे 164, इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ए कॉकरोच मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट द जंक्शन ऑफ, इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज मिड गट एंड हाइंड गट, और ये 100 to 150 नंबर्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विड्रॉल सिंड्रोम, इज एंजाइटी एंड शेकीनेस। हमें पता है डिपेंडेंस के बाद विड्रॉल सिंड्रोम आता है अगर कोई ड्रग कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तब उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उस फीचर्स में से कौन सा करेक्ट है। तो बुक में आपका एंजाइटी और शेकीनेस ये करेक्ट आके सेट गिर रहा है। वेंडलिज्म एंड यूफोरिया, इसमें अगर आप देखोगे वेंडलिज्म होता है अगर किसी ने पहली बार कोई ड्रग्स एंड अल्कोहल लिया उसके तुरंत का इमीडिएट इफेक्ट। यूफोरिया एडिक्शन से रिलेटेड है। एनहांस कंसंट्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ कामनेस, ये पॉसिबल है नहीं आफ्टर इनटेक ऑफ ड्रग्स। एंड मसल ट्रेमर एंड रेस्टलेसनेस हो सकता है, बट एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट नहीं है या पॉइंट नहीं है, इसलिए इसमें आपको सी मार्क करना था। ओके, एनसीईआरटी के बेसिस पे 165 का बेस्ट आंसर सी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 आपको बायोमोलिक्यूल से पूछा है, प्राइमरी प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड्स बिकॉज सक्सेसिव अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये सिंपल था। 167, द रिसेंटली क्लियर सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल एड्रेसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज, जो कि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से है, एकदम लास्ट पेज में लिखा है, दैट इज पेटेंट टर्म्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ये आपको इसमें मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 168।
168 स्टेटमेंट 1 में है द एम्ब्रायो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स इज कॉल्ड द मोरूला, और स्टेटमेंट 2 में है द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रायो। ये आपको पता है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि 8 से लेके 16 स्टेज मोरूला है, जहाँ पे 8 सेल स्टेज तक रहता है इन द लेटर पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इन इस्थमस, एंड 16 आ जाता है आपका यूट्रस में, तो ये करेक्ट है। एंड ट्रोफोब्लास्ट जो होता है ब्लास्टोसिस्ट में, आपको ये पता होगा कि ब्लास्टोसिस्ट में जो आपका पेरिफेरी में लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ये फ्यूचर कोरोनिक विली बनाता है जो पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, और जो इसके अंदर इनर सेल मास है वो एम्ब्रायो बनाता है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो दिस इज योर ट्रोफोब्लास्ट, द सोर्स ऑफ फ्यूचर कोरोनिक विली, ओके, जो कि आफ्टर इम्प्लांटेशन बनता है, और ये इनर सेल मास है जिससे डिराइव होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक चीज और याद रख लेना, एक्टोडर्म पहले बनेगा, एंडोडर्म बनेगा, और उसके बाद मेसोडर्म बनता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच इज ग्राइंडिंग एंड इंसिशन पार्ट? मैंडिबल, मैंडिबल पेयर्ड है और ग्राइंडिंग इंसिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अंदर उसके इंटेस्टाइन में गिजर्ड है, वो भी चीजों को ग्राइंड करता है जिसे हम प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 170 आपको पूछा है इवोल्यूशन से हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, जो कि जीरो इवोल्यूशन का बिलीवर है, और इसमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन इफ नॉट डिस्टर्ब्ड बाय 5 फैक्टर नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो एंड द म्यूटेशन। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या पूछा है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन इज 1, ओके, ये करेक्ट है। वेरिएशन ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट्स इन चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स एंड एलील्स इन फ्यूचर जनरेशन, ओके, ये भी करेक्ट है क्योंकि हमें पता है कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, मैंने अभी कहा था, उसमें जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है जो कांस्टेंट था बहुत दिनों से, वो बदल सकता है बाय चांस चेंज से, जिसे हम स्मॉल पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं, तो ये करेक्ट है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कभी भी हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को मेंटेन करने में हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो उसे ब्रेक करता है, ओके। अगर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को मेंटेन करना है तो लार्ज इरेगुलर रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। दैट इज हार्डी-विनबर्ग हमेशा एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ लार्ज इरेगुलर रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में, ये याद रखना है, एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दिस large irregular random mating population and not exist because of the 5 factor natural selection, genetic drift, genetic recombination, mutation, gene flow, या तो जीन माइग्रेशन बोल सकते हो, ओके। माइग्रेशन बार बार होने से जीन फ्लो होता है, तो इसमें सी गलत आ रहा है। एलिल फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये तो करेक्ट है ही, तो इसीलिए इसमें आपको सी मार्क करना था। 171 आपको पूछा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट 1 to 4 एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। STDs, sexually transmitted diseases, are reported to very high among person in the age group of 15 to 24 years. ये correct है because they are vulnerable to this. Inability to conceive, to produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called infertility. ये summary से उठाया गया point, ये correct है। Vasectomy and tubectomy are highly effective, but the reversibility is very poor. ये भी correct है। कॉपर रिलीजिंग IUDs are कॉपर T, कॉपर 7 and LNG20, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन इसमें मल्टी लोड 375 होता तो करेक्ट होता, मल्टी लोड 375। LNG20 इज हार्मोनल IUD, तो इसमें क्या है, ट्रू 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 बट फॉल्स, पहले वाले 3 ट्रू है फिर ये फॉल्स है, तो इसमें आपको आंसर मार्क करना था सी, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 172। 172 आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट से पूछा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्कैपुला इज सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ थॉरिक्स बिटवीन द सेकंड एंड 7th रिब। हमें पता है कि स्कैपुला एक ट्रायंगुलर शेपेड बोन है, डॉर्सल पार्ट में है, एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, और इसका एक नॉच है जिसको हम एक्रोमियन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ ये 2nd और 7th रिब के बीच में ही पाया जाता है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है स्ट्राइटेड अपीयरेंस ऑफ मायोफाइब्रिल ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, बिकॉज ऑफ मायोफिलामेंट्स, एक्टिन एंड मायोसिन, इसके लिए कहीं पे डार्क और कहीं पे लाइट दिखता है, तो ये गलत है। स्टेटमेंट 2, मायोसिन पॉजेस ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी, नहीं, स्केलेटल मसल में मायोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, नॉट मायोसिन, तो ये भी गलत है,
ओके, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई इन व्हाइट स्केलेटल मसल, ये करेक्ट है कि हमें पता है कि सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाइट में ज़्यादा होता है स्केलेटल मसल में और रेड स्केलेटल मसल में कम होता है। इसीलिए व्हाइट स्केलेटल मसल में सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कैल्शियम की वजह से ही वास्ट कंट्रैक्शन वो कर सकता है। नेक्स्ट है आई बन शॉर्टन ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, ये करेक्ट है। तो आपको पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इसलिए इसमें आपको मार्क करना था 2। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 173। 173 आपको पूछा है माइक्रोब से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंग्विशेस सेकेंडरी एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी एफ्लुएंट। इसमें आपको आंसर मार्क करना था डी, बिकॉज हमें पता है कि सेकेंडरी एफ्लुएंट हैज अ सिग्निफिकेंटली लोअर पॉल्यूटिंग पोटेंशियल बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर हैज बीन कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनिक माइक्रोब्स। हमें ये पता है प्राइमरी एफ्लुएंट हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद मिलता है और फिर हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हम प्राइमरी एफ्लुएंट में ऑक्सीजन देके एरोबिक माइक्रोब्स को इंक्रीज करते हैं और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर को डिक्रीज करते हैं। तो इसीलिए इसमें डी ही करेक्ट आ रहा है बिकॉज सेकेंडरी एफ्लुएंट इज अ सिग्निफिकेंटली लोअर पॉल्यूटिंग पोटेंशियल बिकॉज उसमें बीओडी रिड्यूस्ड हो जाता है और वो रेडी हो जाता है रिवर में छोड़ने के लिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 आपको पूछा ह्यूमन डिजीज से, ए पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम अ सीवियर वायरल इन्फेक्शन एंड इज एक्सपोज्ड टू द एग्जैक्ट सेम वायरस अ ईयर लेटर बट दिस टाइम दे शो नो सिम्टम्स ड्यू टू एन अनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। हमें ये पता है कि जब भी हम कोई पैथोजन से या कोई भी एंटीजन से पहली बार एनकाउंटर करते हैं तब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है जो कि बहुत स्लो है, जिसमें मेमोरी सेल्स बनते हैं और इसमें टाइम लगता है इसका इफेक्ट शो होने में। अगर वही वायरस या कोई भी एंटीजन सेकेंड टाइम वो पैथोजन हमारे बॉडी में फिर एंटर हुआ आफ्टर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स द सेम स्पेसिफिक पैथोजन, तब जाके एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स शो करता है जिसे हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं और वो फास्ट और बहुत स्ट्रांगली हमें इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है और बहुत जल्दी ही हमें उस पैथोजन से छुटकारा दिला देता है बिकॉज हमारे बॉडी में तब तक टी एंड में बी मेमोरी सेल्स एंटीबॉडीज जनरेट करके उसे सप्रेस कर देते हैं। तो इसमें बेस्ट आंसर क्या आ रहा था, इसमें बेस्ट आंसर था सी, जो कि सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम का ही दो तरह का रिस्पॉन्स होता है, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस। ओके, वो ध्यान रखना, पहली बार जो होगा सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, फिर एंटीबॉडी बनाया जाएगा, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स पे एंटर होगा। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो दो रिस्पॉन्सेस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को ही हम बोलते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, जो कि टी एंड बी मेमोरी सेल्स के बनने के लिए बहुत जल्दी एक्शन को शो करता है और उसका जो इंटेंस वो होता है, उसका जो टाइम होता है फॉर किलिंग द पैथोजेंस वेरी फास्ट, इसीलिए सिम्टम्स नहीं भी आ सकता है अगर हम उसी वायरस उसी पैथोजन से सेकेंड टाइम एक्सपोज हुए आफ्टर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, और यही प्रिंसिपल यूज किया जाता है वैक्सीनेशन में बिकॉज वैक्सीनेशन का मेन प्रिंसिपल ही है मेमोरी बेस्ड, दैट इज टी एंड बी मेमोरी बनवाना बाई डेलिबरेटली इनोकुलेटिंग द एंटीजेंस जो कि हम बाहर से वीक फॉर्म में या तो उसे एटीन्यूएटेड बोलते हैं, वीकेंड जर्म्स को हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में ये प्रोसेस गिरता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 175। क्वेश्चन नंबर 175 भी आपको पूछा माइक्रोब से। स्टेटमेंट 1 में है कैटल डंग कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस एंड स्टेटमेंट 2 इनडायरेक्टली बीओडी इज अ मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। तो इसमें अगर हम देखें स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है बट 2 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसमें आपको बी मार्क करना था क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग एंगल में अलग अलग बात कर रहे हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 176। 176 आपको पूछा है फ्रॉम एक्सक्रीशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज कंसिडर्ड एन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो असर्शन में है। रीजन है ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो कि बना है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस से, साथ ही साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन से बिटवीन द टू लेयर दैट इज विसरल वॉल ऑफ वुमेन्स कैप्सूल जो कि पोडोसाइट होता है उसमें। तो फिल्ट्रेशन जोन में पहले मिलेगा ग्लोमेरुलस का एंडोथेलियम, फिर बेसमेंट सब्सटेंस ऑफ द टू लेयर दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोलेंगे, और थर्ड लेयर में आपका आ जा रहा है पोडोसाइट जो कि इनर वॉल ऑफ वुमेन्स कैप्सूल में है। तो रीजन में ऐसा लिखा है कि ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल। तो इसलिए आंसर तो इसमें यही होगा बिकॉज असर्शन हो रीजन हो दोनों करेक्ट है और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसलिए आपको इसमें ए मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 177।
177 में विच एनिमल किंगडम से इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एयर सेक्स कनेक्टेड टू द लंग्स, तो इसमें आंसर होगा कोलुम्बा, दैट इज पिजियन। ओके, चिलॉन आपका टार्टल था रेप्टाइल से, कैलोटिस आपका लिजर्ड था, केटोप्लेरा मोलास्का था जो कि चिटोन है। 178 में है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड लीड टू द साइमल्टेनियस एक्टिवेशन ऑफ द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एंड द रिलीज ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन। तो हमेशा याद रखना कि जब भी जेजीए सेल्स एपरेटस जो होता है वो क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल के ऊपर का जीजी सेल्स और डीसीटी का कॉम्बिनेशन, वो एक्टिवेशन या स्टिमुलेट कैसे होता है, एक्सक्रीशन चैप्टर से है। तो इसमें आपको मार्क करना था डी, a fall in glomerular blood flow, glomerular filtration and blood volume. Anything change in the blood volume or anything like diarrhea, vomiting, somebody is suffering from the blood loss or anything, या तो fall in GFR, सोडियम का कम हो जाना, BP लो हो जाना, it will activate the JGA for the regulation of kidney function. Okay, तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 179। क्वेश्चन नंबर 179 आपको पूछा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ह्यूमन ब्रेन से। कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इट कंटेन्स न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, इट शोज कॉमन फंक्शंस विद लिम्बिक सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। तो ऑटोमेटिकली आंसर ए आ रहा है। अब डायनसेफ्लॉन जो वर्ड है ये आई थिंक इट इज मेंशनड इन दिस वन केमिकल, इट्स नॉट मेंशनड इन ह्यूमन ब्रेन, तो वो आपको मिला के पढ़ना था। ये तीनों फीचर हाइपोथैलेमस की तरह इशारा कर रहा है जो कि पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है। ओके, जो कि थर्मोरेगुलेटरी सेंटर भी है, ऐसे भी आ सकता है, एंगर हंगर का आ सकता है, कॉमन पॉइंट विद लिम्बिक सिस्टम क्या क्या है ये भी आप पढ़ के रखना। नेक्स्ट है 180 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। 180 लोकोमोशन एंड मूवमेंट से है। इसमें क्रेनियम कितना है 8, वर्टिब्रल कॉलम 26 एडल्ट में, फेस में 14 बोन्स है और टर्सल आपका है 7। तो इसमें ए मार्क करना था, A3, बी आपका 4, C1 और डी आपका आ रहा है 2, तो ए आपको मार्क करना था। तो FT3 का वीडियो कंप्लीट किया हमने जूलॉजी का। थैंक यू।